गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वह विधि होता है जिसका उपयोग करके बर्थ कंट्रोल किया जाता है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी होगी लेकिन कि बच्चे का जन्म नहीं होगा, तो हम उस विधि को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हम बताए थे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मुख्य 4 विधि है। एक नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है केमिकल मेथड और चौथा है सर्जिकल मेथड। हम लोग पिछले क्लास में ये नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड को पढ़ चुके थे। ठीक है, नेचुरल मेथड में हम बताए थे कि इसके अंतर्गत 3 विधि शामिल है। एक विथड्रॉल मेथड, जिसमें कि कॉपुलेशन के समय इजेकुलेशन के ठीक पहले पेनिस को वजीना से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, दूसरा हम बताए थे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें बताए थे कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में कॉपुलेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि इस बीच में अगर कॉपुलेशन होगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की संभावना रहती है और वहाँ प्रेगनेंसी की संभावना बन जाती है। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन के पहले या फिर 17वें दिन के बाद अगर कॉपुलेशन किया जाता है तो फिर वहाँ प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, तीसरा हम बताए थे लैक्टेशनल एमिनोरिया, जिसमें हम बताए थे कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और वो अपने बच्चे को लगातार अपना दूध पिलाते रहती है, तो उस माँ में अगले 6 मंथ तक ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, जिसके कारण इस 6 मंथ के अंतराल में अगर कॉपुलेशन होता है तो उसमें प्रेगनेंसी की संभावना नहीं रहती है। ठीक, ये 3 विधि हम लोग पढ़े थे नेचुरल मेथड में। फिर बैरियर मेथड में हम बताए थे कि कुछ बैरियर का यूज करके स्पर्म और ओवम को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोका जाता है। ठीक, मेल के लिए क्या होता है मेल कंडोम, फीमेल के लिए क्या होता है फीमेल कंडोम। इसके अतिरिक्त सर्वाइकल कैप्स होता है, डायफ्राम होता है, वॉल्ट्स होता है, ये सब के बारे में बताए थे। इन सभी बैरियर्स का यूज करके स्पर्म और ओवम को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोका जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, इसलिए बर्थ कंट्रोल भी हो जाता है। ठीक, जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले पीछे का वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का जो पार्ट 1 था उसको देखना है पहले, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का पार्ट 2 लेक्चर है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पहले जा करके देख लीजिए और फिर ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। तो पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल मेथड क्या होता है। केमिकल मेथड में कुछ केमिकल्स का यूज होगा। केमिकल मेथड में कुछ केमिकल्स का यूज होगा और उस केमिकल का यूज करके बर्थ कंट्रोल किया जाएगा। वह केमिकल क्या होगा, तो मुख्य रूप से वो हार्मोन होगा। वो केमिकल क्या होगा, मुख्य रूप से हार्मोन होगा। और केमिकल मेथड्स का यूज फीमेल में किया जाता है। केमिकल मेथड्स का यूज फीमेल में किया जाएगा, उसमें कुछ हार्मोन का यूज होगा और उसमें प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक, तो देखते हैं कि केमिकल मेथड में कौन कौन सा विधि है। केमिकल मेथड में 4 विधि है। कौन कौन? एक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दूसरा है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस या आईयूडी, तीसरा है इम्प्लांट्स और चौथा है इंजेक्शन। हम लोग एक एक करके सब के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं मुखीय गर्भ निरोधक गोली, यानी कि कुछ टैबलेट होता है। कुछ टैबलेट्स होता है जिसे फीमेल्स खाती है। ये टैबलेट खाने से उसमें प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। तो पहले देखते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पिल्स मतलब वो जो टैबलेट होता है जिसको खाया जाएगा फीमेल्स के द्वारा, उसमें रहता क्या है, तो उसमें कम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, यानी कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये जो टैबलेट्स होता है जिसे महिलाएं खाती है प्रेगनेंसी से बचने के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो या तो उसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो सकता है या फिर उसमें
प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक, अब ये जो टैबलेट है ये कौन कौन सा टैबलेट है, तो हम टैबलेट को मुख्य दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक हो गया माला डी, एक है माला एन, और फिर दूसरा है सहेली। यानी कि एक टैबलेट का नाम क्या है, माला डी, दूसरे टैबलेट का नाम क्या है, माला एन, और फिर तीसरे टैबलेट का नाम है सहेली। इस दोनों को हम एक ग्रुप में रखें हैं, सहेली को हम अलग ग्रुप में रखें हैं, क्योंकि ये जो दोनों टैबलेट होता है ना, इसे पर डे यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रत्येक दिन एक टैबलेट खाया जाएगा। और ये जो सहेली टैबलेट होता है ना, इसे वीक में एक दिन, यानी कि सप्ताह में एक दिन खाया जाता है। तो हम लिखे हैं कि यूज़ डेली, और यहाँ लिखे हैं यूज वीकली। तो माला डी, माला एन, ये सब जो टैबलेट है इसे फीमेल्स के द्वारा खाया जाएगा, पर डे 1 टैबलेट खाया जाएगा। और खाने का तरीका क्या होता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो संपन्न होता है ना, तो उसमें फर्स्ट दिन से ही टैबलेट खाना चाहिए। वैसे ब्लीडिंग जब होता है तो जैसे फर्स्ट दिन ब्लीडिंग हुआ उसको बोलते हैं पहला दिन, फिर सेकेंड दिन, वो दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग चलते रहता है। तो ब्लीडिंग के किसी भी दिन से टैबलेट खाना शुरू किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, जो ब्लीडिंग होता है ना, फर्स्ट दिन से लेकर के 4th डे या फिर फर्स्ट से 5th डे तक ब्लीडिंग होता है, तो उस बीच में किसी भी दिन टैबलेट को खाना शुरू किया जा सकता है और लगातार 21 दिन तक टैबलेट खाना है। स्टार्ट वैसे कर देना चाहिए फर्स्ट दिन से ही, यानी कि जिस दिन ब्लीडिंग हुआ उसी दिन फर्स्ट टैबलेट खाया जाएगा, दूसरे दिन दूसरा टैबलेट खाया जाएगा, तीसरे दिन तीसरा टैबलेट खाया जाएगा। तो प्रत्येक दिन एक टैबलेट खाना रहता है और ये टैबलेट लगातार 21 दिन तक खाया जाता है, यानी कि 21 दिन तक, शुरुआती 21 डेज तक टैबलेट को खाना पड़ता है और उसके बाद 7 दिन का गैप करना पड़ता है, फिर 7 दिन का गैप करना पड़ता है। हम बोले कि जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ब्लीडिंग जैसे स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट दिन से ही टैबलेट खाना शुरू कर दिया जाएगा। लगातार 21 दिन तक प्रत्येक दिन एक एक टैबलेट खाया जाएगा। 21 दिन तक टैबलेट खाना है और उसके बाद 7 दिन का गैप दे देना है, यानी कि अगले 7 दिन तक, यानी 21 दिन पूरा करने के बाद, यानी 22वां दिन से लेकर के 28वां दिन तक टैबलेट को खाना नहीं है। और फिर 28 दिन के बाद जब दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, जब दोबारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा, तो फिर से टैबलेट को उसी क्रम में खाते रहना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखे हैं, रेगुलर यूज करना है पहले 21 डेज तक फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जैसे होगा लगातार 21 दिन तक खाना है, और देन 7 डेज गैप, यानी कि उसके बाद फिर 7 दिन का गैप देना है, और 7 दिन का गैप देने के बाद फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होगा तो फिर से टैबलेट को खाना शुरू कर देना है। अब अगर माला डी और माला एन टैबलेट के डब्बे को देखा जाता है ना, तो उसके अंदर जो टैबलेट निकलता है तो उसमें 28 टैबलेट देखने के लिए मिलता है, उसमें 28 टैबलेट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से 21 टैबलेट का कलर अलग होगा और 7 टैबलेट का कलर अलग होगा। 21 टैबलेट अलग कलर का होगा, 7 टैबलेट अलग कलर का होगा। तो वो जो 21 टैबलेट एक समान कलर का होता है ना, वही इफेक्टिव, वही मेन टैबलेट होता है, और जो 7 टैबलेट अलग कलर का होता है वह बस ऐसे फॉल्स टाइप का टैबलेट होता है, उसको ऐसे ही दे दिया जाता है जैसे कि 21 दिन तक टैबलेट खाना है और उसके बाद फिर टैबलेट नहीं खाना है। तो फिर कब खाना है वहाँ पर भूल हो जाती है, इसलिए वहाँ 7 टैबलेट अलग जो है ना, एक फॉल्स टैबलेट वहाँ 7 पीस दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि पहले 21 दिन तक जो मुख्य टैबलेट है जो एक समान कलर का है, पहले उसको खाना है, और फिर 22वें दिन से वो फॉल्स टैबलेट को भी खाना है, ताकि डे को हम कैलकुलेट बढ़िया से कर सकें, उसमें गिनती करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लेकिन मुख्य टैबलेट उसमें 21 ही होता है। अब ये जो टैबलेट है, अच्छा, सहेली टैबलेट को सप्ताह में एक दिन ही खाना पड़ता है, और ये जो सहेली टैबलेट है ना, ये लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जिसे बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI लखनऊ में मौजूद है। यहीं पर सहेली टैबलेट का उत्पादन किया गया, सहेली टैबलेट बनाया गया था। ये सब जो टैबलेट है ये काम किस तरह से करता है, अगर कोई फीमेल इस टैबलेट का यूज करती है तो फिर ये टैबलेट उसके बॉडी में किस तरह से जाकर के वर्क करेगा। तो क्या लिखे हैं, कंट्रोल ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये जो टैबलेट होता है ना, इसमें हार्मोन रहता है और ये हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन के टाइमिंग को गड़बड़ा देगा। और जिस समय इम्प्लांटेशन होने का रहता है तो इम्प्लांटेशन के टाइम में इंडोमेट्रियम को मोटा बने रहना जरूरी होता है, लेकिन कि उस समय इम्प्लांटेशन के टाइम में वो क्या करेगा, ये सब टैबलेट ये उस इंडोमेट्रियम को पतला कर देगा। यानी कि जिस समय इम्प्लांटेशन होता है उस समय इंडोमेट्रियम को मोटा मांसल रहना जरूरी रहता है, लेकिन ये टैबलेट खाने से उस इम्प्लांटेशन के टाइम में इंडोमेट्रियम पतला हो जाता है और इम्प्लांटेशन वो सही से हो नहीं पाता है। तो ये टैबलेट क्या करेगा, ओव्यूलेशन को कंट्रोल करेगा, ओव्यूलेशन के टाइमिंग को गड़बड़ा देगा। जब ओव्यूलेशन होना चाहिए उस समय ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन का टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगा और ये इम्प्लांटेशन को भी इफेक्ट कर पहुंचाता है। यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए जो पर्याप्त माहौल होना चाहिए इंडोमेट्रियम का, वो माहौल रहता नहीं है, इंडोमेट्रियम को ये पतला कर देता है, तो इम्प्लांटेशन भी रुक जाता है। और उसके बाद क्या करेगा, ये सर्विक्स के म्यूकस को थिक करेगा। वो जो सर्विक्स है ना, ये सर्विक्स, तो सर्विक्स के पास कुछ गाढ़ा टाइप का म्यूकस रहता है और वो म्यूकस जो है ना उसको ज़्यादा ही गाढ़ा कर देता है। उसको ज़्यादा गाढ़ा कर देगा तो फिर स्पर्म उस ज़्यादा गाढ़े म्यूकस को पार करके आगे सही से पहुंच भी नहीं सकता है। तो ऐसा करने से उसमें फर्टिलाइजेशन की संभावना कम हो जाती है और फिर बच्चे का जन्म नियंत्रित हो जाता है। ठीक, तो ये था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि कुछ टैबलेट्स जिसे फीमेल्स मुंह के माध्यम से उसको खाती है। ठीक, अब है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या फिर IUD। अब ये क्या होता है, लिखा हुआ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम एक तरफ से सबको समझा देंगे। ठीक है, ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या IUD होता क्या है, ये प्लास्टिक या किसी मेटल का कुछ टुकड़ा होता है। IUD प्लास्टिक या मेटल का कुछ टुकड़ा होता है और उस टुकड़े को डॉक्टर या अनुभवी नर्स के माध्यम से फीमेल के वजीना से होकर के उसे यूट्रस के अंदर तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि हम बोले कि कुछ मेटल या कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जिसे हम IUD कहते हैं और उसे डॉक्टर या अनुभवी नर्स के माध्यम से फीमेल की वजीना से होकर के डाला जाता है और यूट्रस के अंदर उसको पहुंचा दिया जाता है। और ऐसा करने से उसमें फर्टिलाइजेशन की संभावना समाप्त हो जाती है और इम्प्लांटेशन की भी संभावना समाप्त हो जाती है। अब ये वर्क कैसे करता है ये तो बताएंगे ही, बस इतना जान लेना है कि IUD का अगर यूज हो गया किसी फीमेल में तो फिर उसमें बच्चे का जन्म नहीं होगा। जब तक IUD का यूज होते रहेगा तब तक बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बताते हैं कि कॉपर टी का नाम आप सब सुने होंगे। ठीक है, कॉपर टी का नाम सुने होंगे कि महिलाएं कॉपर टी का यूज़ करती है, फिर उसमें बर्थ कंट्रोल हो जाता है। तो कॉपर टी रियल में होता कैसा है, तो कॉपर टी जो है ये किसी मेटल या फिर प्लास्टिक का टुकड़ा होता है और इसका बनावट टी के समान होता है। कॉपर टी का बनावट कैसा होता है, टी के समान। कॉपर टी का बनावट टी जैसा होता है। ठीक है, यही है, ये जो रेड कलर से दिखाई पड़ रहा है ना, यही है कॉपर टी। और कॉपर टी के ऊपर कॉपर का वायर लिपटा हुआ रहता है। कॉपर टी के ऊपर कॉपर का वायर इसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ जो है ना ये कॉपर का वायर इसके ऊपर इस तरह से लिपटा हुआ रहता है। कॉपर टी के ऊपर कॉपर का वायर इस तरह से लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, समझने के लिए इस तरह स्पीकर हम बना रहे हैं। तो कॉपर टी एक IUD है। कॉपर टी एक IUD है, लगभग इस साइज का होता है कॉपर टी
और इसे डॉक्टर या नर्स के माध्यम से जो फीमेल्स है जिसे बर्थ कंट्रोल करना है उसके वजीना से होकर के डाला जाता है और उसे यूट्रस के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो कॉपर टी है इसके ऊपर कॉपर का वायर लगा रहता है और कॉपर के वायर से कॉपर आयन रिलीज होते रहता है। कॉपर के वायर से कॉपर आयन रिलीज होते रहता है और ये जो कॉपर आयन रिलीज होता है ना यह स्पर्म के लिए खतरनाक होता है। ये स्पर्म के गति को कम कर देता है। तो जिस समय स्पर्म को यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में पहुँचना चाहिए वो उस समय पहुँचेगा नहीं और उसके मोटिलिटी को घटा देगा, उसके स्पीड को घटा देगा और इस वजह से फिर उसमें फर्टिलाइजेशन की संभावना समाप्त हो जाती है। और ये किस तरह से कार्य करता है वो सब हम बताते हैं। तो अब बस अभी हम बताएं कि कॉपर टी जो प्लास्टिक या फिर मेटल का जो टुकड़ा होता है वो खुद एक क्या है, आईयूडी है। और आईयूडी को क्या लिखे हैं, इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वजीना। यानी कि आईयूडी वह डिवाइस होता है जिसे डॉक्टर या फिर अनुभवी नर्स के द्वारा वजीना से होकर के यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है, वहाँ सेट कर दिया जाता है। पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आईयूडी। आईयूडी कई प्रकार के होते हैं। एक तो हम बताएं कि कॉपर टी होता है। कॉपर टी ही केवल नहीं है, बहुत तरह का आईयूडी होता है, हालांकि सब मैच करता है आपस में, ठीक है, सबका बनावट मिलता जुलता है। तो आईयूडी का टाइप्स है, यहाँ पर हम लिखे हैं नन मेडिकेटेड आईयूडी, मतलब नन मेडिकेटेड आईयूडी, उसमें किसी औषधि का यूज नहीं किया जाता है। तो वो क्या है, लिपेस लूप। अब ये लिपेस लूप कैसा होता है, तो लिपेस लूप कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। लिपेस लूप जो है ना वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का। लिपेस लूप को भी डॉक्टर या नर्स के द्वारा यूट्रस के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो यूट्रस के अंदर अगर लिपेस लूप पहुंचेगा तो फिर उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि लिपेस लूप जो है जब ये यूट्रस के अंदर पहुंचेगा ना, यूट्रस के अंदर कोई भी चीज़ अगर पहुंच जाए, हम किसी भी चीज़ को अगर यूट्रस के अंदर डाल देते हैं ना तो फिर यूट्रस में बच्चे का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। यानी कि यूट्रस में अगर बाहर से हम कोई भी चीज़ को डाल दें, किसी भी चीज़ को बाहर से अगर डाल देते हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो जायगोट बनेगा, जायगोट से छोटा सा एम्ब्रायो बनेगा, उसका यहाँ पर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है ना। तो अगर बाहरी कोई भी चीज़ को हम यूट्रस के अंदर में डाल देते हैं तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होता है। और ये जो लिपेस लूप है इसमें ना तो कोई हार्मोन होता है, ना कोई और दवाई होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, इसे अगर हम डाल देते हैं यूट्रस के अंदर में तो फिर उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होगा, बच्चे का जन्म नियंत्रित हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अब कुछ आईयूडी है जो कि कॉपर आयन को रिलीज करता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में क्या क्या शामिल है, तो एक है कॉपर टी, एक है कॉपर 7, एक है मल्टीलोड 375, यानी कि मल्टीलोड 375 ये नाम है। तो कॉपर टी का फिगर यहाँ दिखाई पड़ रहा है, टी के जैसा होता है। अब कॉपर 7 क्या है, तो कॉपर टी के ही समान कॉपर 7 होता है, कॉपर टी के ही समान कॉपर 7 होता है, लेकिन इसका बनावट थोड़ा सा 7 टाइप का दिखता है। यानी कि ये जो कॉपर 7 है ना, इसका बनावट कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का 7 टाइप का, ये 7 टाइप का दिखता है, ठीक है। और मल्टीलोड 375 जो है ये भी कॉपर टी टाइप का ही दिखता है। इन सभी में कॉपर का वायर लिपटा रहता है, जैसे बताया ना कि कॉपर टी में कॉपर का वायर लिपटा रहेगा, वहाँ से कॉपर रिलीज होते रहता है। तो कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है, इन सब में कॉपर का वायर लिपटा रहता है और उससे कॉपर आयन रिलीज होते रहता है, जो कि स्पर्म के लिए खतरनाक है, ठीक है। अब फिर क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब कुछ आईयूडी होता है जिससे कि हार्मोन रिलीज होता है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो ये भी नाम याद रखना है, प्रोजेस्टेरॉन। तो जो आईयूडी हार्मोन रिलीजिंग होता है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन है, तो एक है प्रोजेस्टासर्ट और एक है LNG-20, एक है प्रोजेस्टासर्ट और एक है LNG-20। बोलोगे ये कैसा होता है, तो जैसा कॉपर टी का बनावट है ना,
बस उसी तरह का होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। अगर गूगल में सर्च करो और इसके इमेज को चेक करने का कोशिश करो तो सबका इमेज मिल जाएगा। हम भी इमेज दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, लेकिन हम इसलिए नहीं दिखाते हैं कि वो मेरे चैनल के लिए ठीक नहीं रहता है, हमें जो है कॉपीराइट स्ट्राइक हमको आ सकता है, इस वजह से हम इमेज ज़्यादा यूज करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं कि प्रोजेस्टा 60 और LNG-20 ये सभी कॉपर टी के ही समान होता है और इससे हार्मोन निकलता है। यानी कि प्रोजेस्टा 60 और LNG-20 जो है ना आईओडी, इससे हार्मोन रिलीज होगा। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, अब ये सभी आईओडी को, कोई भी आईओडी है तो ये सभी आईओडी जो है डॉक्टर या नर्स के द्वारा फीमेल की वजीना से होकर के यूट्रस के अंदर में सेट कर दिया जाता है। और अब ये सब आईओडी वर्क कैसे करता है इसे समझना है। तो इसका वर्किंग हम लिखें कि वर्किंग का क्या तरीका होता है, तो यहाँ लिखे हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को ये बढ़ाएगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब हो गया स्पर्म को नष्ट कर दिया जाता है। तो स्पर्म जैसे ही यहाँ पर स्पर्म पहुँचेगा, अगर आईओडी का यूज किया गया है तो जैसे स्पर्म पॉपुलेशन होगा स्पर्म वहाँ पहुँचेगा, तो ये आईओडी क्या करेगा? स्पर्म्स के फैगोसाइटोसिस को तेज कर देगा, मतलब स्पर्म के नष्ट होने की प्रक्रिया को बढ़ा देगा, यानी स्पर्म को ये मारने का काम करता है। उसके बाद मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स को घटाएगा, नीचे तीर मारे मतलब उसको घटाएगा, यानी स्पर्म्स की गति को स्लो कर देगा। स्पर्म जितना तेजी से वो गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है ना, उसके स्पीड को घटा देगा। ठीक है, उसके बाद है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को भी लो कर देगा, यानी स्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता है ना, ओवम के अंदर वो जा करके जो फर्टिलाइजेशन करता है उसके कैपेसिटी को वो घटा देता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल इम्प्लांटेशन, अगर फिर भी कभी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो हम जैसे बताए कि यूट्रस के अंदर अगर बाहर से कोई भी चीज़ डाल दिया जाता है तो फिर वो जो यूट्रस है वो इम्प्लांटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो इम्प्लांटेशन उसमें होता ही नहीं है। तो ये कंट्रोल इम्प्लांटेशन यानी इम्प्लांटेशन को भी रोकेगा। ठीक है, अब एक यहाँ पर हम लिखे हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है? अगर जैसे कि किसी का रेप हो जाता है तो वहाँ पर तो उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो एक टैबलेट होता है जिसे हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, उसे कॉपुलेशन के 72 घंटे के अंदर बस एक टैबलेट खाना रहता है। यानी कि जिस फीमेल के साथ में इस तरह का घटना घट गया है, या तो रेप हो गया हो या फिर अचानक से इस तरह का वो सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व हो गई है और बाद में समझ में आया कि ये मैंने तो गलत काम कर दिया, तो फिर उस कंडीशन में प्रेगनेंसी की संभावना से बचने के लिए एक टैबलेट होता है जिसे हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं। उसे बस एक टैबलेट कॉपुलेशन के 72 घंटे के अंदर अंदर तक खाना पड़ता है, और अगर 72 घंटे के अंदर अंदर तक उस टैबलेट को खा लिया जाए तो फिर उसमें प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। यानी कि अगले 3 दिन, 72 घंटा का मतलब हो गया 3 दिन, अगर कॉपुलेशन होता है तो अगले 3 दिन के अंदर अंदर तक अगर एक टैबलेट को खा लिया जाए तो फिर उसमें प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। तो वो टैबलेट किस नाम से मिलता है? तो उस टैबलेट का नाम है अनवांटेड 72 टैबलेट। अनवांटेड 72 टैबलेट अगर कोई खा लेती है तो फिर कॉपुलेशन के 72 घंटे के अंदर उसको खाना पड़ता है, और इसको खाने से प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आईयूडी समझ में आया और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में समझ में आया। ये जितना भी आईयूडी का प्रकार है सबका नाम याद रखना है, कौन नॉन मेडिकेटेड होता है, कौन कॉपर रिलीजिंग होता है और कौन हार्मोन रिलीजिंग होता है, सबका नाम याद रखना है। और बनावट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि सबका बनावट लगभग कॉपर टी से के ही समान होता है। ठीक है, तो अब यहाँ बात है इम्प्लांट्स। ये इम्प्लांट्स होता क्या है? ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए आईयूडी पढ़ लिए, अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लांट्स के ऊपर। ये इम्प्लांट्स है क्या? इम्प्लांट्स एक छोटा सा एक तीली टाइप का होता है, वो लकड़ी के टुकड़े जैसा होता है। इम्प्लांट्स जो है ना वो लकड़ी के तीली के समान स्ट्रक्चर होता है और उसमें हार्मोन प्रेजेंट रहता है, उसमें हार्मोन प्रेजेंट रहता है। इसका यूज कैसे किया जाएगा? तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन में वो
पतले से इम्प्लांट्स को इंजेक्शन में उसको सटा करके और इंजेक्शन के माध्यम से फीमेल की बाह के नीचे वो स्किन के अंदर उसको डाल दिया जाता है। यानी यहाँ इंजेक्शन को धंसाया जाएगा, इंजेक्शन के माध्यम से ही उस छोटे से तीली को, यानी हार्मोन वाला जो तीली है जिसको हम इम्प्लांट्स कहते हैं, उसको फीमेल के बाह के स्किन के अंदर उसको सेट कर, मतलब यहाँ पर उसको जो है ना इस तरह से अंदर में सेट कर दिया जाएगा। तो जैसे उसको वहाँ पर सेट कर दिया जाता है तो फिर वह जो है एक लंबे समय तक, यानी कि 2 से 3 साल तक वो थोड़ा थोड़ा हार्मोन वहाँ से रिलीज करेगा और इस वजह से उसमें फिर प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। तो लिखे हैं इम्प्लांट, यानी उसको सेट किया जाता है अंदर, किसके अंदर, तो अंडर दी स्किन ऑफ फीमेल, यानी कि इसको, यानी इम्प्लांट्स जो टुकड़ा होता है ना, इम्प्लांट्स जो टुकड़ा होता है उसको फीमेल की स्किन के अंदर उसको सेट कर दिया जाता है डॉक्टर के माध्यम से। फिर है इंजेक्शन। तो कुछ इंजेक्शन होता है, हार्मोन का ही कुछ इंजेक्शन होता है, तो फीमेल्स अपने बॉडी में इंजेक्शन भी लगवा लेती है और इंजेक्शन लगवाने से लगभग 3 मंथ तक उसमें प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। इसमें हम जो बताए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें हम बताएं कि कुछ टैबलेट को पर डे खाना पड़ता है और कुछ टैबलेट को वीकली खाना पड़ता है। ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है ना, आईयूडी, अगर आईयूडी का यूज एक बार किया जाता है तो ये मैक्सिमम 10 साल तक काम करते रहता है। यानी कि जिसको एक लंबे समय तक बच्चा नहीं चाहिए उसके लिए आईयूडी बहुत अच्छा होता है। जिसे लंबे समय तक बच्चा नहीं चाहिए उसके लिए आईयूडी मेथड बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। 10-10 साल तक ये वर्क करते रहे, मतलब एक बार अगर कॉपर टी का यूज़ कर लिया गया तो वो 10 साल तक उसमें फिर बच्चे का जन्म नहीं होगा। इस बीच में अगर हटाने का मन हो तो हटाया जा सकता है, नहीं हटाने का मन है तो वो 10 साल तक लगातार काम करते रहेगा। फिर ये जो इम्प्लांट्स है ये 2-3 साल तक काम करते रहता है। एक बार इम्प्लांट्स को बॉडी के अंदर डाल दिया गया, ये 2 से 3 साल तक वर्क करते रहेगा। और ये जो इंजेक्शन है ये लगभग 3 मंथ तक काम करता है। तो अभी हम लोग केमिकल मेथड को पूरा देख लिए और अभी हम लोग तुरंत सर्जिकल मेथड पर भी आते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर हम अगले पेज के साथ आ रहे हैं। तो हमारा ये केमिकल मेथड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग पढ़ते हैं सर्जिकल मेथड के बारे में। हम बताए थे कि नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और केमिकल मेथड, ये तीनों टेम्परोरी मेथड होता है। टेम्परोरी मेथड का मतलब ये कि जब तक विधि का यूज किया जाएगा तब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा और जैसे विधि का यूज़ करना बंद कर देते हैं तो फिर से बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक, लेकिन ये जो सर्जिकल मेथड है यह बर्थ कंट्रोल का परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड का मतलब है अगर एक बार इस मेथड का यूज कर लिए तो फिर जीवन में कभी भी संतान नहीं होगा। तो यह मेथड उसके लिए है जिसे आगे कभी भी संतान नहीं चाहिए, जिसका फैमिली पूरा हो चुका है, जिसे आगे कोई संतान नहीं चाहिए, वो उसके लिए ये विधि होता है। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक अगर इस विधि का यूज कर ले तो उसे संतान फिर नहीं होगा। मेल यूज कर ले या फिर फीमेल यूज कर ले या फिर दोनों यूज कर सकता है, लेकिन कि एक को ही सलाह दिया जाता है, डॉक्टर एक को ही सलाह देता है इस विधि का यूज करने के लिए। ठीक है, तो इस विधि में होता क्या है कि एक मेल के लिए ये मेथड है और एक फीमेल के लिए है। मेल के लिए जो मेथड यूज़ किया जाएगा उसको बोलते हैं वासेक्टोमी और फीमेल के लिए जो मेथड यूज़ किया है तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी में हम क्या करते हैं, मेल में ये जो वास डिफरेंस है ना, वास डिफरेंस, इस वास डिफरेंस को कट करके धागे से बांध दिया जाता है। वास डिफरेंस को इसे कट कर दिया जाएगा, ठीक है, और फिर धागा से इसको बांध दिया जाएगा। वास डिफरेंस को, दोनों साइड के वास डिफरेंस को कट करेंगे और धागे से बांध देंगे। कैसे किया जाएगा, तो छोटा सा एक टाँका लगाना पड़ता है, मतलब एक इंजेक्शन टाइप का ही छोटा सा छेद करना पड़ता है और छेद के माध्यम से इस नली को थोड़ा बॉडी के बाहर से खींच के निकाल लिया जाता है और वहाँ उसको कट करके धागे से बांध करके फिर उसके अंदर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
ऐसा करने से क्या होगा कि अब ये जो टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस में जो स्पर्म बनेगा वह स्पर्म टेस्टिस से निकल करके एपिडिडाइमिस में आएगा, एपिडिडाइमिस से फिर वो वास डिफरेंस में जाएगा। लेकिन जैसे वो स्पर्म आगे बढ़ना चाहेगा तो यहाँ रास्ता हो चुका है बंद। अब जब ये रास्ता बंद हो चुका है तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, और आगे बढ़ेगा चूँकि दोनों तरफ से रास्ता बंद हो चुका है तो ये यहीं तक मैक्सिमम पहुँच सकेगा। अब इसके आगे रास्ता बंद है, इसलिए पेनिस से सीमेन तो आएगा, ठीक है, सीमेन आएगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं रहेगा। सीमेन आएगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं रहेगा। हम पहले बताए थे, शायद फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि सीमेन निकलेगा लेकिन सीमेन में स्पर्म नहीं रहेगा। स्पर्म तो यहीं ब्लॉक हो गया ना। तो हम बताए थे कि सीमेन का जो स्पर्म है ना वो मात्र सीमेन में 10% ही पाया जाता है। तो 90% क्या होता है, ये जो सेमाइनल वेजाइकल है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो कॉपर्स ग्लैंड है, इसी का सिक्रीशन 90% पार्ट होता है। तो सीमेन में मुख्य रूप से दो चीज़ होता है, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म। स्पर्म 10%, सेमाइनल प्लाज्मा 90%। स्पर्म नहीं आया लेकिन कि सेमाइनल प्लाज्मा तो निकलेगा ना, तो सेमाइनल प्लाज्मा निकलेगा जिसे हम सीमेन से बोल सकते हैं कि सीमेन निकला लेकिन उस सीमेन में स्पर्म नहीं रहता है। तो फिर ऐसा होने से इसकी जो वाइफ होगी उसे संतान नहीं हो पाएगा। जब स्पर्म ही नहीं निकल रहा है तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक स्पर्म पहुंचेगा या नहीं, तो इसकी वाइफ को फिर संतान नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इस तरह से वास डिफरेंस को कट करके धागे से बांध दिया जाता है तो क्या एक इसमें सीमेन आएगा? तो सीमेन तो आएगा। उसके बाद क्या ये जो मेल है ये सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी में बिल्कुल ये इन्वॉल्व होगा, लेकिन कि सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो ये जो इस तरह से वास डिफरेंस को कट करके धागे से बांधा गया, हम इसी को बोलते हैं वासेक्टोमी। पुरुष नसबंदी हुआ ये, ठीक है। अब फीमेल में क्या है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाएगा और धागे से बांध दिया जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके धागे से बांध दिया गया। अब क्या होगा कि यहाँ से जैसे ओवम रिलीज होगा तो ओवम निकला और निकल करके वो फैलोपियन ट्यूब में आया। लेकिन कि अगर जैसे कि इसका जो पति है, इस फीमेल का जो पति है, उसमें इस तरह का वासेक्टोमी नहीं किया गया, इस तरह का वासेक्टोमी उसके पति में नहीं किया गया, तो फिर उसका तो स्पर्म यहाँ पहुँचेगा। तो जैसे स्पर्म पहुँचेगा तो स्पर्म तैरते हुए वो आगे की ओर बढ़ेगा, स्पर्म तैरते हुए वो आगे की ओर बढ़ेगा, दोनों साइड जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर स्पर्म यहाँ तक आ पाया, ओवम यहाँ है। अब स्पर्म ओवम के पास पहुँच ही नहीं सकेगा। जब स्पर्म ओवम के पास पहुँच ही नहीं सकेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि इस फीमेल में फिर प्रेगनेंसी की संभावना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो जब फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और इस तरह से प्रेगनेंसी की संभावना को अगर रोक देते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो हम इस घटना को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, यानी कि महिला बंध्याकरण बोलते हैं या स्त्री नसबंदी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि जब फैलोपियन ट्यूब को कट करके धागे से बांध देते हैं तो क्या इस फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल संपन्न हो पाएगा? बिल्कुल होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल संपन्न होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुकेगा नहीं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हार्मोन की वजह से होता है, तो वो जो हार्मोन है वो तो ब्लड के माध्यम से पूरा बॉडी में फैल ही जाएगा, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल संपन्न होगा, एंडोमेट्रियम बनेगा, एंडोमेट्रियम टूटेगा, ब्लीडिंग होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये भी आ सकता है कि जब ओवम आगे नहीं बढ़ सकेगा तो फिर उस ओवम का होगा क्या? उस ओवम का होगा क्या? या फिर जब यहाँ पर इस रास्ते को ब्लॉक किया गया, जब स्पर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उस स्पर्म का क्या होगा? स्पर्म कहाँ जाएगा? तो ये जो स्पर्म है, ये जो ओवम है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये नष्ट हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये गल जाएगा, ये लिक्विड के फॉर्म में बदल जाएगा और बॉडी उसको फिर से अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि जो बॉडी है ना, उस गले हुए स्पर्म या ओवम को फिर से बॉडी क्या किया, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग समझे वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। स्त्री या पुरुष अगर कोई एक पार्टनर इस मेथड का यूज कर लेता है
तो फिर उसमें जीवन भर के लिए बच्चे का जन्म कंट्रोल हो जाता है। अब बात है कि अगर हम इसे फिर से रिवर्सिबल बनाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि सर्जिकल मेथड का यूज करने के बाद हमें फिर से संतान प्राप्ति हो, तो क्या ये संभव है? इसका प्रयास किया जा सकता है। हो सकता है कि कभी फिर से इस पाइप्स को, यानी कि फेलोपियन ट्यूब है या वास डिफरेंस, इसको जोड़ने में डॉक्टर सफल भी हो जाए, नहीं तो 99% संभावना रहता है कि ये फिर से बढ़िया तरीके से ज्वाइंट नहीं हो सकता है, ये फेल्योर हो जाता है। तो इसे रिवर्सिबल की संभावना यहाँ अत्यंत कम हो जाती है। तो इसका यूज वो करता है जिसे जीवन में आगे कभी भी संतान नहीं चाहिए। थोड़ा सा रिस्की है। अब जैसे कि मान लिया कि कुछ दो संतान है और संजोग से किसी एक्सीडेंट में या कुछ हो गया और बच्चा अगर ख़त्म हो जाता है, तो इस मेथड का यूज कर लेने के बाद फिर से उसे संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत है। यही एक खतरा है, बाकी कोई खतरा नहीं है। कोई कमजोरी नहीं, डॉक्टर के पास ज़्यादा दिन तक रहना पड़ता है नहीं। आज अगर इस तरह का काम होता है, ये छोटा सा ऑपरेशन होता है, अगर आज इस तरह का काम होता है फिर आप अगले दिन हॉस्पिटल से अपने घर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम हटेंगे। इस बोर्ड पर जो भी है इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और इसके बाद 2 पेज में नोट्स भी स्क्रीन पर आएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। और हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।